हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं आपको। जनरल स्टडीज का जो जीके पेपर है आपका पेपर, उसके 11 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। 12वां टेस्ट अभी डिस्कस करेंगे हम। आपका ये 2 फेज में एग्जाम होगा इस बार 2025 में। पहले फेज में जून में होगा और दूसरा जुलाई में होगा। पिछला जो ये एग्जाम हुआ था 2024 में हुआ था, वो वैकेंसी 2022 में 31 दिसंबर 2022 को निकली थी और एग्जाम 2024 में हुआ है। उसकी डेट वगैरह कई बार आगे बढ़ाई थी, इस वजह से अभी ऐसा कोई इश्यू रहेगा नहीं। तो ये आपकी जून और जुलाई में ये एग्जाम होगी। पिछली बार ये 3 फेज में हुआ था, 9 जून, 4 अगस्त और 17 नवंबर को। उसकी भी प्रिपरेशन करवाई थी। काफी लोग उसमें सेलेक्ट भी हुए हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी टेस्ट सीरीज का लिंक अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज में आपको आपके सिलेबस के जो भी सिलेबस दिया हुआ है आपका, उसके कंप्लीट नोट्स मिलते हैं। सिलेबस के कंप्लीट नोट्स, उसके अलावा आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक मिल जाता है और उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन पीडीएफ में भी मिलता है। तो नोट्स का पीडीएफ मिलता है आपको, प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं और फिर उस प्रैक्टिस टेस्ट का डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ भी मिलता है। वीडियोज के लिए टेलीग्राम का लिंक मिल जाता है। जैसे ही आपके एग्जाम में 1 महीना बाकी रहेगा, फिर आपको रिवीजन टेस्ट और रिवीजन नोट्स भी मिलने शुरू हो जाते हैं। और कोई क्वेरी हो, कोई इश्यू हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। नोट्स भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। हाल ही में किस शहर को देश का पहला वेटलैंड शहर घोषित किया गया है? अभी रिसेंटली 2 शहर हैं भारत के जिनको वेटलैंड सिटीज के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है और ये 2 शहर हैं इंदौर है मध्य प्रदेश में और दूसरा है उदयपुर है राजस्थान में। इन 2 शहरों को मान्यता मिली है ये वेटलैंड सिटीज के रूप में। तो पहला वेटलैंड शहर घोषित किया है इंदौर को। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में मध्य प्रदेश की रैंक क्या है? अभी जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो रहा है, ये 38वें राष्ट्रीय खेल है जिनका आयोजन 2025 में हुआ है ये अभी। और ये कहां पे हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है इसका आयोजन। उत्तराखंड में इनका आयोजन हुआ है। अब इसमें गोल्ड मेडल की बात की जाए, सबसे ज्यादा गोल्ड किसने जीते हैं? तो सबसे ज्यादा गोल्ड सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने जीते हैं, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने। लेकिन ओवरऑल मेडल की बात की जाए तो ओवरऑल मेडल में पहले नंबर पे इसमें महाराष्ट्र है और सबसे ज्यादा मेडल महाराष्ट्र ने जीते हैं। दूसरे नंबर पे इस पे हरियाणा ने जीते हैं। महाराष्ट्र ने 201 जीते हैं, हरियाणा ने इसमें 153 जीते हैं। इसमें मध्य प्रदेश है, इसने 82 जीते हैं। लेकिन जो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है उसके 121 हैं और मध्य प्रदेश के इसमें 82 हैं। 82 में से मध्य प्रदेश ने 34 गोल्ड है, 26 सिल्वर है और 22 ब्रॉन्ज मेडल है। राष्ट्रीय खेल 2025 की बात कर रहे हैं हम। लिस्ट देखते हैं आप तो सबसे ऊपर आपको ये मिलेगा सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। सबसे पहले नंबर पे इसका इसीलिए है क्योंकि गोल्ड सबसे ज्यादा इन्होंने जीते हैं, 68 गोल्ड। मध्य प्रदेश की रैंक पूछी जाए तो मध्य प्रदेश की 4th रैंक है इसमें। 5वीं रैंक है कर्नाटका की। कर्नाटका के टोटल 80 मेडल है और इसका आयोजन कहां हुआ था? उत्तराखंड में। मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी नीतियां अभी रिसेंटली ये स्वीकृत की है? देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे एमएसएमई विकास नीति किस वर्ष लागू की गई? आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 23, 24, 25, 26। इस तरीके से एक क्वेश्चन पॉलिसी का आता ही आता है आपके एग्जाम में। पहले जो 3 फेज में एग्जाम हुए हैं उनमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एमएसएमई जो पॉलिसी है ये 2025 में लागू की गई है। अभी स्टार्टअप का भी 2025 में ये इंप्लीमेंट किया गया है, कैबिनेट से पास हो गई है। नागरिक उड्डयन भी अभी कैबिनेट से पास हो गई है। ये तीनों मध्य प्रदेश में
2025 में इंप्लीमेंट की गई है ये पॉलिसीज, ये जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन। मध्य प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार प्रदेश के किन जिलों में एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है। ये बात हो रही है 24-25 के बजट की। आप 15 से और 18 महीने का करंट अफेयर्स जरूर तैयार कीजिएगा। 15 से 18 महीने का 1.25 साल का करंट अफेयर्स कम से कम ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पिछला बजट भी लेके चल रहे हैं और इस बार का जो बजट है वो भी करवाया जाएगा और उसमें कंपैरिजन के क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको करवा दिए जाएंगे टेस्ट सीरीज में, आप निश्चिंत रहिएगा। इसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहां पे ये एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण प्रपोज्ड निर्माण था 2024-25 में जो बजट आया उसके अकॉर्डिंग, इसमें भोपाल है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर, ये 4 थे। जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और इसके अलावा भोपाल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा 2, 3, 4। उज्जैन इसमें 2024-25 में प्रपोज में नहीं था। SDG इंडिया इंडेक्स 4.0, ये SDG क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 4.0 में निम्न में से किस सतत विकास लक्ष्य में मध्य प्रदेश ने कोई स्कोर प्राप्त नहीं किया है? इसके देखिए अलग अलग इंडेक्स आते हैं। अब ये पूछा है कि कौन सा वो इंडेक्स है जिसमें मध्य प्रदेश ने कोई भी स्कोर प्राप्त नहीं किया है, जो ऑप्शन में दे रखे हैं हमें, ये पूछा गया है। इसमें जो SDG 14 है इसमें मध्य प्रदेश ने कोई रैंक स्कोर नहीं है मध्य प्रदेश का, और उसकी वजह यह है क्योंकि जो SDG सूचकांक है, SDG सूचकांक को इसमें शामिल नहीं किया गया था जो समग्र स्कोर की गणना की गई मध्य प्रदेश की। उसकी वजह यह है SDG 14। SDG 14 क्या है? ये जो कोस्टल स्टेट है, जो तटीय राज्य हैं, 9 तटीय राज्य, उनके लिए है SDG 14। मध्य प्रदेश कोस्टल स्टेट नहीं है, इसलिए ये मध्य प्रदेश पे लागू ही नहीं होता है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी महोत्सव का आयोजन किया जाता है? हाथी महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के कौन से उद्यान में किया जाता है? राष्ट्रीय उद्यान में। ये 7 दिन तक चलता है हाथी महोत्सव, 7 डेज तक ये मनाया जाता है, हाथी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और इसमें इसका उद्देश्य क्या होता है? एक्चुअल में जो ये हाथी महोत्सव है इसका उद्देश्य होता है कि ग्रामीणों को हाथियों के व्यवहार से परिचित करवाना। एक तरीके से जो एलिफेंट्स है उनका क्या बिहेवियर है उसके बारे में गांव वाले ग्रामीण हैं वो जान सके। और दूसरा जो उनके महावत हैं या हाथी है उनको भी एक आराम मिल जाता है ये 7 दिन के पीरियड में, ये भी एक पर्पज होता है। ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इसका आयोजन होता है 7 दिन का, 20 का करेक्ट आंसर आएगा। मध्य प्रदेश के किस शहर में वनवासी रामलोक प्रस्तावित है? वनवासी रामलोक ये मध्य प्रदेश के कौन से शहर में प्रस्तावित है? देखिए उज्जैन में क्या चल रहा है? महाकाल कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर चल रहा है उज्जैन में। इसके अलावा सलकनपुर है, सलकनपुर में क्या चल रहा है? यहाँ देवीलोक कॉरिडोर चल रहा है, देवीलोक। अगर ओंकारेश्वर की बात की जाए, ओंकारेश्वर, देखिए उज्जैन का तो पता है आपको उज्जैन कहाँ है, ये सलकनपुर कहाँ पे है? ये सीहोर जिले में है। कहाँ पे है? सीहोर जिले में है। यहाँ देवीलोक। ओमकारेश्वर है, ओमकारेश्वर कहाँ पे है? ये खंडवा में है। और ये यहाँ क्या चल रहा है? अद्वैत लोक, अद्वैत लोक चल रहा है। और चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट में वनवासी रामलोक, वनवासी रामलोक ये चित्रकूट का है। इससे तो डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये चारों याद रखिएगा, महाकाल लोक कॉरिडोर उज्जैन, देवीलोक सलकनपुर सीहोर में है, ये अद्वैत लोक ओमकारेश्वर खंडवा, और वनवासी रामलोक चित्रकूट।
अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, आपको क्या पढ़ना है वो आपको टाइम टाइम पे मिलता रहेगा। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या वेबसाइट विजिट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर आपको कोई बुक वगैरह कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये सफिशियंट रहेगा आपको, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति कौन सी नहीं है? ये पूछा है कि इनमें ये जो ट्राइब्स दे रखे हैं इनमें से मध्य प्रदेश का जो सदर्न मध्य प्रदेश है, दक्षिणी क्षेत्र है, उसमें कौन सी निवास नहीं करती है? अगर हम कोरकू ट्राइब की बात करें तो कोरकू कहाँ पे है? ये बैतूल, नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा। इसके अलावा भारिया जनजाति की बात करें तो छिंदवाड़ा और जबलपुर, छिंदवाड़ा और जबलपुर। कोल जनजाति है ये अपने रीवा, सीधी, सतना और शहडोल। हल्बा ट्राइब ये बालाघाट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा, अब आप देखिए सदर्न मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं। छिंदवाड़ा है, सदर्न मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा आप देखेंगे बालाघाट है, ये भी सदर्न मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो कोल ट्राइब ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है यहां पाई जाती है। कोल रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, और ये दक्षिणी मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है। सी इसका करेक्ट आंसर है। भील जनजातीय समुदाय के कुहाजा देव हैं। देखिए ट्राइब्स का एक अलग से ही हमारे सिलेबस में यूनिट दिया हुआ है और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब काफी है मध्य प्रदेश में और क्वेश्चन आता है यहां से, चाहे करंट अफेयर्स का हो या स्टैटिक पोर्शन हो। भील जनजातीय समुदाय के कुहाजा देव हैं। कुहाजा देव हैं भील जनजातीय समुदाय में, ये संपन्नता के देवता माने जाते हैं, संपन्नता के देव माने जाते हैं कुहाजा देव भील जनजाति में। अगर भीलों के ग्रह देव की बात करते हैं हम, तो भीलों के ग्रह देव कौन से हैं? घिरसिरी या थम्बोला, घिरसिरी या थम्बोला। पशुओं के रक्षक देव कौन से होते हैं भीलों में? पशुओं के जो रक्षक है वो सोवन माता को मानते हैं, सोवन माता को पशुओं के रक्षक देव। कृषि और वन उपज के जो रक्षक देव हैं वो कौन से माने जाते हैं? ये मालीबा बाबा या सावन माता। हमसे पूछा है कुहाजा देव, तो ये संपन्नता के देव हैं। हम बात करें भील जनजातीय समुदाय। जनजातीय क्रांतिकारी सीताराम कंवर ने निम्न में से किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये पूछा गया है। जो सीताराम कंवर हैं उनके बारे में कि इन्होंने कौन से मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, किस आंदोलन में इन्होंने भूमिका निभाई थी। सीताराम कंवर हैं, ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बड़वानी रियासत में, बड़वानी में इनका जन्म हुआ था। और ये गोंडवाना रियासत के जो शंकर शाह और रघुनाथ शाह की गुप्तचर सेना के प्रमुख थे। गोंडवाना रियासत में शंकर शाह और रघुनाथ शाह की गुप्तचर जो सेना थी उसके प्रमुख थे सीताराम कंवर, और इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है? वो पूछा गया है कि इनमें से मैच कौन सा नहीं कर रहा है, करेक्टली मैच नहीं कर रहा है, इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? बटिक प्रिंट ये सही है, उज्जैन का है। सुंदरेजा आम ये सतना का नहीं है, सुंदरेजा आम है ये रीवा से संबंधित है इसका। चिन्नौर चावल, बालाघाट, शरबती गेहूं, विदिशा। देखिए ये जो जितने भी ऑप्शन में दे रखे हैं ये जीआई टैग से वाले हैं, जीआई टैग मिला हुआ है इनको, अभी रिसेंटली मिला था थोड़े टाइम पहले। सुंदरेजा आम और भुजिया वगैरह को मिला था कहीं की, तो बी इसका गलत है, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री के समय 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा है? मध्य प्रदेश में किस मुख्यमंत्री के टाइम पे 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा है? मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन अभी तक 3 बार लगा है। कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है मध्य प्रदेश में? 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कब लगा है? पहली बार लगा है
30 अप्रैल 1977 से और कब तक लगा है ये 25 जून 1977 तक। 30 अप्रैल 1977 से और 25 जून 1977 तक लगा है। और इस टाइम पे मुख्यमंत्री थे श्यामचरण शुक्ल और राज्यपाल थे सत्यनारायण सिंह। दूसरी बार जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था 18 फरवरी 1980 से और ये 8 जून 1980 तक लगा था। और जब ये दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस टाइम पे राज्यपाल थे चेपुदेरा मुथाना पुनाचा और मुख्यमंत्री थे सुंदरलाल पटवा। और तीसरी बार जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा प्रेसिडेंट रूल, वो लगा था 16 दिसंबर 1992 को और ये 6 दिसंबर 1993 तक रहा है। और इस टाइम पे राज्यपाल थे कुंवर महमूद अली खान और मुख्यमंत्री थे सुंदरलाल पटवा। तो 2 बार किसके टाइम मुख्यमंत्री रहे हैं? सुंदरलाल पटवा के टाइम पे 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। दूसरे और तीसरे टाइम पे सुंदरलाल पटवा ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश पंचायती राज से संबंधित काशी प्रसाद पांडे समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी? देखिए, मध्य प्रदेश में जो पंचायत व्यवस्था है, मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम, ये 1962 द्वारा लागू की जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1962 को काशी प्रसाद पांडे की सिफारिश पे लाया गया था। मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम है वो है मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1962 और इसको किस समिति की सिफारिश पे लाया गया था? काशी प्रसाद पांडे कमेटी की रिकमेंडेशन पे। और वो उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1958 में। काशी प्रसाद पांडे कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1958 में और उसके बाद में ये लागू किया गया था। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अलग अलग प्रोटोकॉल पर आधारित नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है? देखिए, आपको हो सकता है यहाँ पे पूरे 50 क्वेश्चन नहीं मिलते अगर आप यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हैं, लेकिन आप जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उसमें सभी में टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं। आपके एग्जाम में भी 50 क्वेश्चन ही आते हैं, ऑब्जेक्टिव और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आते हैं जनरल स्टडीज के जीके पेपर में। आपको टेस्ट में भी हम 50 क्वेश्चन ही करवाते हैं, चाहे फुल लेंथ टेस्ट हो या फिर जैसे आपके मध्य प्रदेश एंशिएंट हिस्ट्री का टेस्ट हो या मॉडर्न हिस्ट्री का हो या ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश हो, करंट अफेयर्स हो, आईसीटी हो, ट्राइब, कोई सा भी टॉपिक पे भी अगर टेस्ट होगा तो उसमें भी 50 क्वेश्चन ही मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अलग अलग प्रोटोकॉल पर आधारित नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है? इनमें से किसका यूज किया जाता है अलग अलग प्रोटोकॉल पर आधारित जो नेटवर्क है उनको जोड़ने के लिए? देखिए, अलग अलग प्रोटोकॉल पे अगर 2 नेटवर्क हैं और दोनों नेटवर्क के प्रोटोकॉल अलग अलग है आईपी, तो उनको जोड़ने के लिए किसका यूज लिया जाता है? उनको जोड़ने के लिए ब्रिज क्या काम करता है? समान प्रोटोकॉल का यूज कर रहे लैन होते हैं उसको जोड़ने के लिए ब्रिज होता है फॉर सेम प्रोटोकॉल, ब्रिज। लेकिन जो गेटवे है, गेटवे का काम होता है जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है उनके लिए, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे आधारित जो नेटवर्क है उनको जोड़ने के लिए गेटवे का यूज किया जाता है। स्विच क्या होता है? स्विच जो कंप्यूटर नेटवर्क है उनको जोड़ता है। अलग अलग जो कंप्यूटर नेटवर्क हैं उनको जोड़ने के लिए स्विच का काम लिया जाता है। स्विच अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। गेटवे अलग अलग प्रोटोकॉल पे आधारित नेटवर्क है उनको जोड़ने के लिए, ब्रिज सेम प्रोटोकॉल का यूज करके जोड़ने के लिए लैन को, और स्विच विभिन्न कंप्यूटरों को नेटवर्क से जोड़ता है। ये जो कई सारे कंप्यूटर हैं उनको नेटवर्क से जोड़ता है स्विच। हमसे जो पूछा है उसका करेक्ट आंसर आएगा बी, गेटवे। रोबोटिक्स में लीडर का उपयोग किया जाता है। इसका यूज रोबोटिक्स में कहां किया जाता है? एक्चुअली ये है क्या? देखिए, इसमें ये आई छोटा है, स्मॉल लेटर्स में है, और ये इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट डिटेक्शन एंड रैंगिंग। लाइट डिटेक्शन एंड रैंगिंग, ये होता है लीडर।
और इस तकनीक का उपयोग रोबोट या फिर जो सेल्फ ड्राइविंग कार हैं उनको वस्तुओं की पहचान या फिर जो स्थान निर्धारण किया जाता है उसके लिए किया जाता है। तो आप कह सकते हैं जो नेविगेशन है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी सेल्फ ड्राइविंग जो कार है या फिर उस कार को किस डेस्टिनेशन पे जाना है उसमें जो फीड किया है उसका स्थान निर्धारण किया जाता है, उसके लिए ये टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है रोबोटिक्स में, नेविगेशन के लिए। आपने देखा होगा सेल्फ ड्राइविंग कार ऑटोमेटिक जो खुद ही चल रही है उनमें ये टेक्नोलॉजी काम ली जाती है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आजकल लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रमुख घटक नहीं है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूछा है, प्रमुख घटक इनमें से कौन सा नहीं है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेन इंपॉर्टेंट घटक की बात करें तो कौन से होते हैं? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या फिर नेचुरल लैंग्वेज, ये घटक होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर है, ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा नहीं है। डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं है। और वो ही पूछा हमसे कौन सा नहीं है, तो सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इंटरनेट की सुरक्षा के लिए कौन प्रोटोकॉल उपयोगी होता है? इंटरनेट की सुरक्षा का पूछा है, इसके लिए कौन प्रोटोकॉल उपयोगी होता है? अगर जैसे आप सपोज ये वेबसाइट है हमारी, अब आप हमारी वेबसाइट है तो इसको जैसे ओपन करते हैं, आप किसी भी ब्राउजर में जाकर वेबसाइट का ये एड्रेस टाइप करते हैं, तो इसके बाद में आप एक बार क्लिक कीजिएगा किसी वेबसाइट के साइड में, जैसे वेबसाइट ओपन हो गई तो उसका जो एड्रेस बार है ऊपर का जहां ये टाइप किया है आपने, इसमें कहीं भी यहाँ साइड में एक बार क्लिक कर दीजिए तो इससे पहले लिखा हुआ आ जाएगा HTTPS इस तरीके से। तो जिसके साथ में ये एस लगा हुआ होता है उसको कहा जाता है सिक्योर। अगर किसी वेबसाइट के आगे एस नहीं लिखा हुआ है तो सिक्योर नहीं मानी जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। HTTPS इंटरनेट पे सुरक्षा कनेक्शन के लिए एक प्रोटोकॉल है HTTPS। HTTPS में डेटा का इंक्रिप्शन होता है जो सुरक्षित और ट्रांसफर सुनिश्चित करता है। मतलब जहां आपको HTTPS लिखा हुआ मिले, एस यही है इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड, ये मिले तो इसका मतलब है कि वो एन्क्रिप्शन है, सेफ है। और HTTPS होता क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये होता है HTTPS। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिला चित्र कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक, ये पूछा गया हमसे प्री हिस्टोरिक रॉक का, ये प्री हिस्टोरिक रॉक का पूछा गया है हमसे। प्री हिस्टोरिक रॉक और प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग मध्य प्रदेश में कहां पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र ये भीमबेटका में है, भीमबेटका। और भीमबेटका कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में है। इसमें शैलचित्र शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। ये मानव जीवन के भी प्राचीनतम चिन्ह है। यहाँ पर इसकी खोज की थी VS वाकणकर ने की थी और इसको 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मिला है। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश पे एक टेस्ट ऑलरेडी करवा चुके हैं, चैनल पे अवेलेबल है। आप अगर नहीं देखा है तो आप जरूर उसको देखिएगा। पूरा टेस्ट एंशिएंट हिस्ट्री पे ही बेस्ड है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर विस्तृत है? ये पूछा है कि मध्य प्रदेश का जो एरिया है उसमें कितने परसेंट पे मालवा प्लेट्यू स्प्रेड है। मालवा प्लेट्यू इज स्प्रेड ओवर व्हाट परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ मध्य प्रदेश? मालवा का पठार है ये 28.62% पे इसका विस्तार है मध्य प्रदेश में। अगर हमसे मालवा की जगह पूछ लिया जाए बघेलखंड का प्लेट्यू, बाघेलखंड का पूछ लिया जाता है अगर हमसे, तो बाघेलखंड का कितने पे है?
बागेलखंड का प्लेट्यू है मध्य प्रदेश के 7% हिस्से पे। अगर बागेलखंड की जगह नहीं हमसे नर्मदा सोन घाटी का पूछ लिया जाए, नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश में कितने परसेंट विस्तार है इसका, तो ये 26% पे। अगर सतपुड़ा मैकाल रेंज का पूछ लिया जाता है, सतपुड़ा मैकाल रेंज, तो इसका विस्तार है 11% पे, 11% पे। अगर हमसे रीवा पन्ना प्लेट्यू का पूछ लिया जाता है तो रीवा पन्ना प्लेट्यू ये लगभग 10.5% पे इसका विस्तार है। और अगर हमसे बुंदेलखंड प्लेट्यू का पूछ लिया जाता है, बुंदेलखंड का, तो ये लगभग 7.5% पे बुंदेलखंड प्लेट्यू है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कौन सा कितना परसेंट विस्तृत है मध्य प्रदेश में। कौन सा ताम्रपाषाण कालीन पुरा स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है, इनमें से कौन सा, और ये पूछा है हमसे चालकोलिथिक साइट। ताम्रपाषाण कालीन पुरा स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है, चालकोलिथिक साइट का पूछा है। मध्य प्रदेश में चालकोलिथिक साइट कौन सी है, मनोटी है, कायथा है, इसके अलावा आवरा है। जारवे क्या है, ये जारवे भी पूरा स्थल है लेकिन ये मध्य प्रदेश में नहीं है। जोरवे ये महाराष्ट्र में है, जोरवे। सी इसका करेक्ट आंसर है। जंगल सत्याग्रह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में किस जिले में हुआ था? जंगल सत्याग्रह का पूछा हमसे, ये किस जिले में सबसे पहले शुरू हुआ था? सिवनी में जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी और ये जंगल सत्याग्रह की शुरुआत सिवनी में हुई थी 9 अक्टूबर 1930 को। और इसका नेतृत्व किसने किया था? मूका लोहार ने किया था इसका नेतृत्व। किसने? मूका लोहार ने इसका नेतृत्व किया था। सिवनी ध्यान रखिएगा, जंगल सत्याग्रह 1930, 9 अक्टूबर 1930। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, यह हमें आइडेंटिफाई करना है। रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी थी। रीवा है ये विंध्य प्रदेश की राजधानी थी, ये बिल्कुल सही है। ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी थी, ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी थी। जबलपुर महाकौशल की राजधानी थी, जबलपुर महाकौशल की राजधानी थी। भोपाल चोल राज्य की राजधानी थी, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। भोपाल है जो चोल राज्य की राजधानी नहीं थी, ये बाद में सम्मिलित हुआ है, पार्ट सी स्टेट हुआ करता था। भोपाल का चोल वंश से नहीं है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्राचीन राजवंश शुंग के बाद किस राजवंश ने प्रवेश किया? तो ये पूछा है मालवा क्षेत्र का, और वो भी ये पूछा है कि राजवंश जो शुंग डायनेस्टी है, शुंग वंश, उसके बाद में किस डायनेस्टी ने, किस वंश ने यहाँ पे रूल किया है, ये हमसे पूछा गया है। इसमें अगर देखा जाए तो मालवा क्षेत्र में सबसे पहले कौन आए? मौर्य। मौर्य, उसके बाद कौन आया? मौर्य के बाद मालवा में आए शुंग, और शुंग के बाद मालवा में आए गुप्त, गुप्त के बाद मालवा में आए हूण, और हूण के बाद में आए कुषाण। कुषाण आए हैं, ये इनका सीक्वेंस रहा है। ये और इसके फिर बाद में आए हैं। तो शुंग के बाद में कौन सा रहा है इसमें? गुप्त वंश। शुंग दूसरे, पहले मौर्य आए, मौर्य के बाद शुंग, और शुंग के बाद गुप्त आए हैं। गुप्त के बाद हूण और फिर कुषाण आए हैं। मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी कहाँ स्थित है? ये तीरंदाजी अकादमी का पूछा है। मध्य प्रदेश में खेलों को काफी बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में खेल अकादमी भी बनाई गई थी, और
खेल नीति भी घोषित की गई थी। जो नई खेल नीति है कब लागू की गई थी? ये जून 2005 में, 30 जून 2005 को नई खेल नीति घोषित की गई थी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में राज्य तीरंदाजी एकेडमी की बात करें तो ये जबलपुर में है। श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजातीय कला से संबंधित है? श्रीमती दुर्गाबाई व्याम ये कौन सी जनजातीय कला से संबंधित है? श्रीमती दुर्गाबाई व्याम को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म मध्य प्रदेश में गांव है बुरबासपुर, बुरबासपुर गांव है, और वो बुरबासपुर गांव किस जिले में पड़ता है? डिंडोरी, डिंडोरी के बुरबासपुर में हुआ था इनका जन्म। और इन्होंने जो भीमराव अंबेडकर हैं, डॉक्टर BR अंबेडकर, उनके जीवन को पेंटिंग के जरिए दर्शाया था। अलग अलग 11 भाषाओं में वो अब तक प्रकाशित हो चुका है, और उसी के लिए इनको ये सम्मानित किया गया था। ये किस कला से हैं? तो इनकी गोंड शैली की चित्रकारी में कौशल है इनका, गोंड शैली में। तो आपको ये ध्यान रखना है, श्रीमती दुर्गाबाई व्याम गोंड शैली में, गोंड शैली की चित्रकार हैं ये, और जनजातीय कला की है ये गोंड शैली। उज्बन जनजातीय संस्कार किससे संबंधित है? उज्बन का पूछा है, उज्बन जनजातीय संस्कार ये किससे संबंधित है? उज्बन जनजातीय संस्कार का संबंध होता है फ्यूनरल से, ये दाह संस्कार से संबंधित होता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की, देखिए मध्य प्रदेश में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है उसका एम्बेसडर भी बनाया गया है इनको, मेघा परमार को, मेघा परमार को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। और ये ये पहली महिला पर्वतारोही है मध्य प्रदेश की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ाई की थी। मध्य प्रदेश राज्य में पद्म पुरस्कार 2025 के लिए कला क्षेत्र के लिए किसे पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये पूछा है पद्म पुरस्कार 2025 का, और वो भी कला के क्षेत्र में किसे दिया गया है। एक क्वेश्चन 100% यहां से पूछा जाएगा पद्मा अवार्ड से, आप मान के चलिए एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा आपके एग्जाम में। और अभी 5 लोगों को दिया है मध्य प्रदेश में पद्म पुरस्कार 2025, टोटल 5 लोगों को, और 5 में से 2 को कला के क्षेत्र में दिया है। 5 विभूतियां कौन है? भैरू सिंह चौहान है जिनको कला के क्षेत्र में दिया है, BK जैन है जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया है, हरचंदन सिंह भट्टी है जिनको कला के क्षेत्र में दिया है। इसके अलावा जगदीश जोशीला हैं, जगदीश जोशीला को दिया गया है साहित्य एवं शिक्षा में। शैली होलकर हैं, शैली होलकर को व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, कला का पूछा है तो कला में श्री हरचंदन सिंह भट्टी और भैरू सिंह चौहान, इन 2 को कला में दिया है। साहित्य एवं शिक्षा में श्री जगदीश जोशीला, और चिकित्सा में BK जैन, ये डॉक्टर BK जैन, इनको चिकित्सा में दिया गया है। शैली होलकर व्यापार एवं उद्योग में। मध्य प्रदेश की हस्तशिल्प पंजा पद्धति का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश की हस्तशिल्प है ये पंजा पद्धति, इसका संबंध किससे है? देखिए जो पंजा पद्धति है ये कारपेट वीवर्स का है, ये दरी एंड कारपेट उससे संबंधित है। और ये फेमस है, यूं कहें कि जो ट्रेडिशनल पंजा दरी एंड कारपेट वीवर्स है, इट इज होम टू सीधी डिस्ट्रिक्ट, सीधी जिले की काफी फेमस है ये।
वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिए। वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज नोट्स वगैरह के लिए, आपके सब्जेक्ट के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है myupsc.in पे जाके आप अपने सब्जेक्ट के लिए भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी लिंक अवेलेबल है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है? एक मध्य प्रदेश से निकलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, और एक पूछा है ये जो 80 डिग्री जा रहा है ये 82.5 डिग्री जाता है वैसे तो, लेकिन ये पूछा है 80 डिग्री 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या उसके निकटतम कौन सा है, ये पूछा गया है। तो मैप जरूर लेके बैठे, जब भी कोई भी चीज पढ़ रहे हैं आप तो मैप के बिना नहीं पढ़ना है। इसमें जबलपुर है, ये विंध्याचल रेंज श्रृंखला में आता है जबलपुर, और नर्मदा के तट पे है 80 डिग्री ईस्टर्न जबलपुर, ये सबसे नजदीक है। इंपॉर्टेंट जो सिटीज है उनका जरूर देख लीजिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? क्लाइमेट का क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन क्लाइमेट का पूछा जाएगा, कम से कम है एक क्वेश्चन, 2 भी पूछे जा सकते हैं। शीत ऋतु में उत्तरी भागों में, मध्य प्रदेश की बात हो रही है, शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिण भागों की तुलना में कम हो जाता है। जो क्लाइमेट है उत्तरी भाग में दक्षिण की तुलना में कम हो जाता है, और हमसे पूछा है गलत कौन सा है? ये बिल्कुल सही है। सर्दी की बात हो रही है, शीत ऋतु में उत्तरी भाग का टेम्परेचर कम होता है एज कंपेयर टू दक्षिणी मध्य प्रदेश। राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिलों में तापमान कम रहता है। देखिए इस ऋतु में दतिया और मुरैना जिलों का तापमान बहुत अधिक रहता है, न कि कम। शीत ऋतु में उत्तरी भाग में जो टेम्परेचर है दक्षिण भाग की तुलना में कम होता है, इसलिए यहाँ पे तापमान कम नहीं रहता, गर्मी में ज्यादा रहता है। सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। जलवायु कैसी है मध्य प्रदेश की? उष्णकटिबंधीय मानसून टाइप का क्लाइमेट है। किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे कनेक्शन विफलता, डेटा की हानि आदि से उबरने की कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता को क्या कहा जाता है? किसी भी प्रकार की त्रुटि, कोई त्रुटि है जैसे कनेक्शन फेल हो गया, डेटा का लॉस हो गया, इससे उबरने की जो कंप्यूटर नेटवर्क की कैपेसिटी है उसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क की जो क्षमता को किसी भी प्रकार की त्रुटियों जैसे कनेक्शन विफलता या डेटा की हानि से उबरने की क्षमता को हम कहते हैं रेजिलियंस। रेजिलियंस कहा जाता है इसको, लचीलापन। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? मंदार है, नर्मदा पे है। दर्दी है, नर्मदा पे है। कपिलधारा है, ये भी नर्मदा पे। भालकुंड जलप्रपात है, भालकुंड वाटरफॉल, ये किस नदी पे है? ये बीना नदी पे है, ये बीना रिवर पे है। कारा, करजन, खुर्दी, कॉटन निम्नलिखित में किस नदी की सहायक नदियां हैं? कारा, करजन, खुर्दी, कॉटन ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक रिवर हैं? ये सभी नर्मदा की सहायक नदियां हैं। किसकी है? नर्मदा की है। नर्मदा विंध्याचल से, उत्तर में विंध्याचल से और दक्षिण में सतपुड़ा के बीच में बहती है। विंध्याचल रेंज से और सतपुड़ा रेंज दक्षिण में, ये है नर्मदा। निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है? कौन सी सिंचाई प्रणाली है जिसपे मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना ये केंद्रित है?
कुंडलिया सिंचाई परियोजना पे मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है। और आगर जिले का जो नत्रखेड़ा तहसील का माल्याखेड़ी गांव के पास में मध्य प्रदेश की पहली बड़ी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना यह है ये, और ये कुंडलिया है। कहाँ पे है? आगर जिले के नत्रखेड़ा तहसील है, वहां उसका गांव है माल्याखेड़ी, वहां पे ये पहली बड़ी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है कुंडलिया। निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र की सुंदरता और समृद्धि का वर्णन आईने अकबरी में किया गया है? वन क्षेत्र का पूछा है, इसकी सुंदरता और समृद्धि का वर्णन आईने अकबरी में किया गया है। ये पेंच टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में है ये, और इसका जिक्र है आईने अकबरी। वैसे तो और भी कई बुक्स है, जैसे R.A. स्टेंडल की है सिवनी कैंप लाइफ इन द सतपुड़ा। इसके अलावा एक बुक और है ब्रेंडवर की बुक है एक, वाइल्ड एनिमल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, उसमें भी इसका जिक्र है। नौरा देवी अभ्यारण्य में इन जिलों को शामिल किया गया। नौरा देवी अभ्यारण्य में कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया है? नौरा देवी अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना की गई थी 1975 में, और ये मध्य प्रदेश का बड़ा अभ्यारण्य है। नर्मदा का कछारी क्षेत्र है, और यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका से जो चीते लाए हैं उनको पुनर्वासित करने की योजना संचालित की जा रही है। यहाँ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बाघ और जो शेर हैं उनको लाके भी पुनर्वासित किए जाने की प्रस्तावित है योजना। इसमें शामिल किए हैं दमोह, नरसिंहपुर, रायसेन, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, रायसेन, ये जिले इसमें शामिल किए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर ध्यान दीजिएगा इस पे। वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए घने जंगल बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया है? प्रयागराज में अभी महाकुंभ 2025 का आयोजन हुआ है, ये 13 जनवरी से लेके और 26 फरवरी तक 2025 तक इसका महाकुंभ का आयोजन किया है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो 2028 में कुंभ का आयोजन होगा वो उज्जैन में किया जा रहा है। इसका आयोजन उज्जैन में 2028 में उज्जैन में होगा इसका आयोजन। जो सिंहस्थ या कुंभ मेले के लिए उज्जैन में एक नया स्थायी शहर भी बसाया जा रहा है, इसकी शुरुआत अभी कर दी गई है। इसमें जो टेक्निक यूज ली गई है ये एक जापानीज टेक्निक है, मियावाकी तकनीक, इसका यूज लिया गया था। इससे क्या है, बायोडायवर्सिटी को भी फायदा मिलता है और इससे लगभग 1.5 लाख के आसपास पेड़ लगाए थे यहाँ महाकुंभ में। और कार्बन को भी अवशोषित करना, प्रदूषण कम होना, शहर की हरियाली और स्थिरता के लिए भी ये सही रहती है टेक्नोलॉजी। जापानीज टेक्नोलॉजी है, मियावाकी टेक्नोलॉजी। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। आपकी कोई राय हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, या इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप पूछ सकते हैं। वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।